गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी नाम के इलाके की। रात के 10 बजे का वक्त था। फरीदाबाद से एक बारात बुराड़ी आई हुई थी। बारात अपने सही वक्त पर पहुंच चुकी थी। इस वजह से खाने पीने का प्रोग्राम भी जल्दी ही निपट गया। और क्योंकि रिश्तेदार काफ़ी दूर से आए हुए थे, इसलिए वो लोग भी लगभग 12 बजे तक सभी लोग खा पी कर वहाँ से चले गए। अब उस जगह सिर्फ शादी की रस्में और रिवाजें ही होनी थी, इसलिए दूल्हा और दुल्हन के खास रिश्तेदार वहीं पर थे। जब उन लोगों ने देखा कि सारा ही काम सही समय से निपट चुका है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो जो भी रस्में और रिवाजें देर रात में होने वाली थी, वो सब भी उन्होंने जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करी। अब रात के 2 से ढाई बजे का वक्त हो चुका था और ये शादी पूरी तरह से हो चुकी थी। लड़के वालों ने कहा कि अभी रोड एकदम क्लियर होंगे, क्यों ना अभी ही विदाई कर ली जाए और हम सुबह 5 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन लड़की वालों ने कहा कि नहीं, अभी ज़्यादा रात हो रही है, आप लोग सुबह 5 बजे निकल जाना। लेकिन लड़के वाले बिल्कुल भी नहीं माने और उन्होंने कहा अगर हम अभी निकलते हैं तो हम उतनी ही जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद लड़की वालों ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उनकी बात पर हामी भर ली। लगभग 3:30 बजे रात में वो लोग बुराड़ी से चल दिए। एक गाड़ी में दूल्हा और दुल्हन और दूल्हे की 4 बहनें बैठी हुई थी और उनके पीछे 3 गाड़ियां और भी थीं। रात में रोड खाली थे, इसलिए वो लोग बहुत ही तेज़ रफ्तार से आ रहे थे। फिर अचानक ही दूल्हे की बहन ने दूल्हे से कहा कि भैया, कुछ देर हम यहाँ सिग्नेचर ब्रिज पर रुक जाते हैं। रात के वक्त सिग्नेचर ब्रिज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, इसलिए उस लड़की ने कहा कि हम यहाँ पर कुछ फुटेज वगैरह ले लेंगे, उसके बाद अपने घर चलते हैं, रोड तो खाली ही पड़े हैं। लेकिन दूल्हे ने मना कर दिया। लेकिन उसकी बहन बार बार कह रही थी, इस वजह से दूल्हे को मानना पड़ा। और फिर ड्राइवर ने एक तरफ अपनी गाड़ी रोक ली और वो सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। अब गाड़ी के अंदर सिर्फ ड्राइवर था और दुल्हन, बाकी सब गाड़ी से बाहर थे। वो लोग बाहर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे और एक दूसरे की बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो खींचने लगे और खूब ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक ही उनको गाड़ी के चलने की आवाज़ आई। जब उन लोगों ने गाड़ी की तरफ देखा तो बहुत ही तेज़ स्पीड में वो गाड़ी वहाँ से जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्हन बैठी हुई थी। ये देखने के बाद वो लोग कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े। उसके बाद दूल्हे ने आगे जाने वाली गाड़ियों में बैठे हुए अपने पिताजी के पास फ़ोन मिलाया और उनसे सारी बात बताई। फिर तुरंत ही उन लोगों ने अपनी गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ी और वो दोबारा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ आने लगे। वो रास्ते में देखते हुए आ रहे थे कि आखिर दुल्हन की गाड़ी कहाँ चली गई। किसी तरह वो सभी लोग दूल्हे के पास पहुँच गए, लेकिन उन्हें दुल्हन की गाड़ी कहीं भी नज़र नहीं आई। दूल्हे के पिताजी दूल्हे को बहुत ज़्यादा डांटने लगे और उन लड़कियों को भी डांटने लगे कि आखिर इतनी रात में तुम्हें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी और एक अनजान व्यक्ति के साथ अकेले ही तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया। अब अगर ये बात फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और जल्दी से जल्दी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। फिर उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया और उनसे सारी बात बताई और अपनी गाड़ियों से पूरा इलाके को छान मारा, लेकिन उस गाड़ी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं चला। लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस उनके पास पहुंच गई और पुलिस वालों ने पूरा मामला उनसे सुना। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और सुबह 7 बजे तक पुलिस वाले उस गाड़ी को ढूंढते रहे, लेकिन वो गाड़ी नहीं पता चली। फिर अचानक ही पुलिस के पास एक कॉल आती है और कोई बताता है कि खजूरी के पास बड़े नाले में एक कार मिली है और उस कार का नंबर वही है जो नंबर उन लोगों ने बताया था। फिर पुलिस वालों ने उन लोगों से बताया कि वो कार तो मिल चुकी है, अब हमें जल्दी से जल्दी उस कार के पास जाना होगा, जाके देखना होगा आखिर वो ड्राइवर कौन था। जब वो लोग कार के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कार में बहुत ही ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। और जब उस नाले से उस कार को निकाला गया तो सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उस कार में ना तो ड्राइवर था और ना ही वो दुल्हन। ये देखने के बाद पुलिस वाले उस पूरे इलाके को पूरे दिन छानते रहे, लेकिन शाम के वक्त किसी की नज़र पड़ी कि वहीं छोटी छोटी बहुत सारी झाड़ियों के बीच में कोई लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वाले उस लाश के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा
कि वो आदमी अब भी सांस ले रहा था, लेकिन वो बेहोश था। जब दूल्हे ने उस आदमी को देखा तो उसने पुलिस वालों से बताया, ये इसी गाड़ी का ड्राइवर है। फिर तुरंत ही उस ड्राइवर को पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। फिर पुलिस वालों ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, कब तक इसे होश आ जाएगा? फिर डॉक्टर ने बताया, होश तो इसे शायद कल तक आ जाएगा, लेकिन इसकी ये हालत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने इसको पंजों से मारा हो और इसको अपने बड़े से जबड़े से काट लिया हो। लेकिन अभी तक हम ये नहीं पता लगा पाए ये किस जानवर का पंजा है या फिर किस जानवर ने इसे मुंह से काटा है, क्योंकि घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं और इतने गहरे घाव कोई आम जानवर नहीं कर सकता। अब एक तरफ दूल्हे के घर वालों की परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब इस बात को 2 दिन गुजर चुके थे और रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा मजमा उसके घर पे लग चुका था कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। अब 2 दिन के बाद उस ड्राइवर को होश आया। जब पुलिस वाले उसके पास पूछताछ के लिए पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे और वो ड्राइवर वहाँ पर खड़े सभी डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा डर रहा था। ये सब देखकर डॉक्टरों ने कहा कि अभी इससे सवाल जवाब करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे 5 दिन गुजर चुके थे। 5 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा, अब तुम इस व्यक्ति से सवाल जवाब कर सकते हो। अब वो अपने सही होश हवास में आ चुका है। फिर पुलिस वालों ने बहुत ही आराम से उस ड्राइवर से पूछा कि उस रात क्या हुआ था और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम दुल्हन को लेकर वहाँ से क्यों भागे। लेकिन अब जो कुछ भी उस ड्राइवर ने बताया, वो सारी बातें सुनकर किसी को भी उस ड्राइवर की बातों पर विश्वास नहीं आ रहा था, सिवाय उन पुलिस वालों के। उस ड्राइवर ने बताया कि उस रात जब गाड़ी के अंदर मैं और वो दुल्हन अकेले थे, मैं अपना मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप चेक करने लगा। अचानक ही दुल्हन ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और बहुत ज़ोरों से मेरा मुंह दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके हाथ का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दांत टूटने ही वाले हैं। फिर अचानक ही पीछे से आवाज़ आई और वो आवाज़ किसी लड़की की नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गुर्राती हुई आवाज़ थी, जिसको सुनकर मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। और वो कह रहा था कि गाड़ी चलाओ। मेरे पास गाड़ी चलाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था उससे छूटने का, इसलिए मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। गाड़ी वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। मैं देखना चाहता था कि पीछे क्या है। फिर अचानक ही मेरी नज़र गाड़ी के शीशे में पड़ी तो मैंने देखा कि पीछे दुल्हन के जोड़े में एक बहुत ही भयानक शैतान बैठा हुआ है। उसे देखते ही मेरे पसीने छूट गए और मेरे हाथों से स्टीयरिंग फिसल गया। उसके बाद गाड़ी में एक ज़ोरदार टक्कर लगी और गाड़ी पलट गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका था, इसलिए मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन मैंने देखा कि वो शैतान गाड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था और उसने मेरी एक टांग पकड़कर मुझे खींचते हुए गाड़ी से काफ़ी दूर ले जाकर मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिया। यानी कि वो बहुत ही ज़ोरों से मुझे मारने लगा। उसका एक भी हाथ मैं सह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वज़न था और अब मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, इसलिए मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वालों ने कहा, हमने ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर जो निशान है, इसकी वजह से हमें लगता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। हम इस केस को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखेंगे। उसके बाद वो केस चलता रहा। पुलिस वाले उस दुल्हन को ढूंढते रहे। फरीदाबाद से बुराड़ी तक आने जाने वाली सभी सड़कों पर और जिस जगह भी पुलिस वालों को शक होता था, उस जगह को बहुत ही बारीकी से पुलिस वालों ने तलाश किया, लेकिन वो दुल्हन कभी भी नहीं पता चली। अब इस केस को 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन उस दुल्हन का कुछ भी अता पता नहीं था। आखिर वो दुल्हन कहाँ गई? वो कोई नॉर्मल लड़की थी या फिर कोई शैतान ही था? इसका भी कभी भी कुछ नहीं पता चला और ये सभी बातें एक खौफनाक रहस्य बनकर ही रह गईं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।